आज के हमारे चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता के रूप में हमारे सतना जिले के नगौर क्षेत्र से हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके चहेते नेता आदरणीय एडवोकेट राम बिहारी जी आए हुए हैं। मैं उनका अपने चैनल की ओर से तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारे दर्शकों के बीच में आपने कीमती समय निकाला और हम सबको अपने विचारों से अवगत करने का मौका दिया। मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार इस वीडियो इतना ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, उनके विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि एक हर व्यक्ति अपने क्षेत्र, अपने जिले का हर व्यक्ति उनके विचारों से अवगत हो सके और उनके विचारों पे अमल करके अपने जीवन, अपने विचारों में परिवर्तन लाके अपनी दिशा दशा में बदलाव कर सकता है। तो चलिए ले चलते हैं सीधे आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय एडवोकेट राम बिहारी जी। सर, हम चाहेंगे कि इसके पहले कि हमारा इंटरव्यू सेशन शुरू हो, आज आप इतने बड़े अनुभव के क्षेत्र में होने के पहले आपका जीवन परिचय क्या था, कैसे आज इस मुकाम को हासिल किया? मैं आज सबसे पहले तो आप और आपकी इस टीम को, साथ ही राइजिंग सन जो चैनल आप लोगों ने संचालित किया, जिन स्थिति परिस्थितियों में से गुजर करके और आप लोगों ने एक सोच के, मजबूत सोच के कारण से चैनल की जो शुरुआत किया, मैं सबसे पहले आपकी सभी परिवार के सभी चैनल के सभी सदस्यों को अपनी ओर से और अपने सभी साथी सहयोगी या मित्रों की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आपको बधाई भी देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल लायक हमको चुना और समझा, इसलिए हम आपको बधाई भी देंगे कि आपने हमें इस चैनल में आने का मौका दिया, अवसर दिया। इसलिए आप और आपका पूरे परिवार बहुत बहुत बधाई का पात्र है। आगे जैसे आपने कहा कि आपका पारिवारिक परिचय, तो मेरा एक छोटा सा गांव हमारा है, ऐसी नगौर तहसील में ग्राम पोस्ट चुना कहलाता है। एक मध्यम वर्गीय किसान के हम बेटे हैं। हमारा जो परिवार है, हमारे पिता अनपढ़ थे, माँ का स्वर्गवास है। हम जब 5वीं में पढ़ रहे थे तो हमारी माँ का स्वर्गवास हो गया था। हमने अपने भाइयों और पिता की सरपरस्ती में खड़े होकर के और आज तक का मुकाम जो मिला उसको हासिल किया है। हम 5 भाई और 2 बहन थे। 2 बड़े भाई थे, उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण नहीं किया, नहीं कर पाए क्योंकि पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी। हम लोग जब हम 2 भाई एक साथ पढ़े, वो आज टीचर हैं और जब हमने पढ़ करके और 11वीं पास किए 83 में, तो दोनों भाई साथ साथ कॉलेज की हमारी जो तमन्ना हुई, कॉलेज जाने का हमने सोचा पढ़ेंगे, तो पिताजी ने कहा कि भाई हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो हम तो पढ़ाई अब आप न करो, खेती किसानी करो। हमारे एक बड़े भाई हैं रामकरण जी, उनका नाम है, विकलांग है आज। उन्होंने हमको कहा कि हम तो नहीं पढ़े हैं पर हम अपने भाइयों को पढ़ाना चाहते हैं, और उन्होंने हमको जो है तो किसी के यहाँ से ला करके पहला फर्स्ट एंड लास्ट पैसा उन्होंने हमको 750 रुपये दिया। उसके बाद हम कॉलेज गए, ट्यूशन किए, पढ़ाई किए और तमाम समस्याओं का सामना करते हुए कॉलेज पूरा किए। कॉलेज के बाद हमको वहाँ कुछ साथियों का सहयोग मिला, आश्रय मिला सतना में। तो हमारा जो विचार हुआ वो सामाजिक चेतना की ओर गया और हम समाज सेवा से जुड़ गए और 85 में ही से हमने जो है तो सामाजिक सेवा की शुरुआत किया। उसी समय समाजवादी विचारधारा चल रही थी, उस विचारधारा से प्रेरित होकर के और हमने लोकदल की सदस्यता ग्रहण किया। लोकदल में हम कई पदों में रहे और उसी के चलते 89 में हमको लोकदल समय राष्ट्रीय पार्टी थी, तो
1989 में जिस समय हमारी उम्र 25 वर्ष की थी, वोटर लिस्ट में 24 थी, पर अनुसूची के हिसाब से हम 25 पूरे हो गए थे, तो हमको लोकसभा का टिकट दिया गया और उस समय हम मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय पार्टी के लोकसभा कैंडिडेट पूरे राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किए गए और हमको 11,000 वोट मिला। हमारे पास कोई साधन था नहीं, कॉलेज का टाइम था, तो हम साइकिल से और स्कूटर से, मोटरसाइकिल से जो जितना बना प्रचार प्रसार किए और फिर हो गया, आगे बढ़ते रहे, ला किया। ला करने के बाद 94 में हम वकालत करने आए। 94 जून में गांव के लोगों ने, हमारे नई पीढ़ी ने हमको सरपंच के लिए चुना और हमको बिन प्रयास हमको गांव की जनता ने हमको सरपंच बनाया। इसके बाद 2000 तक हम सरपंच रहे। सरपंच के बाद रहने के दौरान ही हम फिर 93 से बीएसपी में जुड़ गए और बीएसपी की विचारधारा में हम मानवतावादी विचारधारा तथा गौतम बुद्ध, फुले, मां सावित्री बाई फुले की विचारधारा को पढ़ सुन करके और हम उस विचारधारा में लगे रहे, काम करते रहे। और फिर 2005 में हम कृषि उपज मंडी नागौर का चुनाव लड़े। इसके बाद हमने जो है तो जिला पंचायत 2015 में लड़ा, विधानसभा 2018 में बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े। 24,500 हमको इस नागौर क्षेत्र की जनता ने वोट दे करके और हमें आशीर्वाद दिया। इस लायक उन्होंने समझा। हम एक इस नागौर विधानसभा में राष्ट्रीय पार्टियों के हिसाब से सबसे गरीब, कमजोर और आर्थिक स्थिति से कमजोर प्रत्याशी रहे। हमने, हमारे पास जो क्षमता रही उस क्षमता के हिसाब से हम यहाँ चुनाव लड़े। क्योंकि नागौर एक रियासतकालीन विधानसभा है। मध्य प्रदेश की पूरी लगभग आज जो विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा में परिवर्तन हो गया है, किंतु नागौर में परिवर्तन नहीं हुआ और हमने लगातार गरीब तबके के लोगों की सेवा किया। जो भी हमसे बन पड़ा उस सेवा में अनवरत लगे रहे। हमने सोचा कि बहुजन समाज पार्टी का संबंध मिला, हमको हमारे साथी सहयोग मिलेगा और इन्हीं के सहयोग आशीर्वाद से हम विधानसभा तक जा सकते हैं। वो मौका हमको नहीं मिला। उसके लिए भी हम अपने नागौर क्षेत्र की जनता का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और उन्होंने, जिन लोगों ने, जिन साथियों ने, जिन सहयोगियों ने हमारा सहयोग किया, हमको वोट दिया, उनका हम ताजीवन आभारी रहेंगे। यही हमारा पारिवारिक और जो सामान्य जीवन का जो जीवन है वो जीवन है। मेरे घर में मेरे 3 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं, पत्नी मेरी राधा देवी है, जिनका मेरे इस जीवन में यहाँ तक आने में उसका जो सहयोग उनका रहा, उस सहयोग को मैं ताजीवन कभी भुला नहीं सकता। अपनी पत्नी के सहयोग को, उनका जो उन्होंने मेरा सहयोग किया और जो मेरे साथी सहयोगी कार्यकर्ता राजनीतिक जीवन के थे, उनका जिस तरीके से मेरे न रहने पर भी उन्होंने मान सम्मान, आदर सत्कार किया, उसका मैं उस आदर सत्कार और उसकी जो प्रेरणा लोगों से जो मैंने सुना जाना, उसके कारण मेरे को अपनी पत्नी के कार्यों पर, अपनी पत्नी की विचारधारा पर भी मुझे गर्व है और इस मंजिल तक पहुंचने में मेरी पत्नी का सबसे बड़ा अहम योगदान भी मैं अपने आप में मानता हूँ। मेरी पत्नी का भी सहयोग इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो जीवन परिचय रहा वाकई में इमोशनली भी करता है और हमको एक आंतरिक रूप से मोटिवेट करता है कि एक समान परिवार में जन्मने के बाद इतनी ऊंचाई पाना एक कहीं न कहीं एक काबिलियत और हमारे काम की दिशा की ओर इंगित करता है। तो बहुत बहुत आभार सर आपके परिचय से। और हमारा पहला सवाल है सर कि एक सामाजिक कार्यकर्ता से और विधानसभा चुनाव तक आप पहुंचे, ये कैसे संभव हुआ सर? देखिए, मैं इस बात को
स्वयं नहीं समझ पाया और न मैंने ये कभी मेरा ऐसा प्रयास रहा कि उनको यहाँ तक मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो कैसे पहुँचा, क्यों पहुँचा, इस बात का मेरे पास स्वयं कोई उत्तर नहीं है, पर इतना जरूर है कि हौसला मन में था। हम कभी किसी समस्या से घबराए नहीं, कभी किसी व्यक्ति से डरे नहीं, कभी किसी के साथ कोई गलत किया नहीं। राजनीतिक जो जीवन रहा, उस राजनीतिक जीवन में तमाम तरह तरह की समस्याएं आई, संकट आए, आर्थिक संकट आए, पारिवारिक संकट आए और मैंने जीवन में जितने भी संकट होते हैं हर इंसान के, आम आदमी के, मैं टाटा बिरला डालमिया की बात नहीं करता, और एक आम आदमी के जीवन में जितने भी संकट होते हैं वो सारे संकट हमने झेला है। हमने खेती में भी सहयोग किया, हल चलाया, हल जोते, मवेशी चलाए, माने जो भी मैंने जंगल गए, लकड़ी काटे, पत्थर फोड़े, सब कुछ काम किए। और हमने कभी ये नहीं एहसास किया कि हम आज इतनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। जो भी काम आज भी हमारे सामने होता है, उस काम को करने में हमें कभी कतई कोई लज्जा और शर्म नहीं आती। हमारी 30 साल की लगभग वकालत पूरी होने जा रही है और वकालत के बावजूद भी, विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद भी हमको तमाम हमारे साथी सहयोग कहते हैं कि यार आपका स्टेटस अलग है। हम नहीं मानते कि हमारा क्या स्टेटस है, हम तो ये मानते कि हम भी एक आम आदमी है, आप सब लोगों जैसे एक आम आदमी के जैसे जीवन जीने वाले व्यक्ति है। तो स्टेटस क्या होता है लोगों को हम खुद नहीं समझ पाते। और यहाँ तक जो पहुँचने का जो मैंने की बात है, उस बात को मैं आपसे वाकई हकीकत बता रहा हूँ कि मुझको खुद इस बात का एहसास नहीं, इसलिए कि कोई हमारे पीछे हमको गाइडलाइन देने वाला था नहीं, न हमारा कोई पीछे से सहयोग करने वाला था, न कोई हमको अलग से कोई आर्थिक सहयोग देने वाला था। ये हमारे माता और पिता का आशीर्वाद और हमारे बड़े भाइयों का सहयोग के कारण हम जो पढ़े लिखे और इस वकालत पेशे में आए। वकालत पेशे में आने के बाद हम 2 पैसा कचहरी में पैदा करते रहे और उसी पैसे से हमने राजनीतिक जीवन जिया, सामाजिक जीवन जिया। समाज के बीच में भी हमने लगभग 10 वर्षों तक लगातार काम किया। दहेज के लिए दहेज बंद कराने का काम किया और जो हर जाति वर्ग की जो तरह तरह की सामाजिक जो जाति जो व्यवस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, जो परंपराएं समाज और कानून के खिलाफ थी, समाज और संविधान दोनों के खिलाफ थी, उन परंपराओं का भी हमने खुल करके विरोध किया। हम अंधविश्वास पर कतई भरोसा और विश्वास नहीं किए। अंधविश्वास के आधार पर हम कभी कहीं झुके नहीं, अंधविश्वास के आधार पर हम कभी किसी के पीछे चले नहीं। जो हमारे मन मस्तिष्क में आया और आपने 10 लोगों ने जो बात कही, उन 10 लोगों में जो 1 आदमी की, 2 आदमी की, 4 आदमी की जो बात हमको अच्छी लगी, उस बात का अनुकरण किया और आगे बढ़ते चले गए। बिल्कुल सर, कहते हैं कि कर्म करें फल की चिंता न करें। उसी प्रकार का जो आपका संघर्ष रहा है, कर्म पे आपने ध्यान दिया और सफलता वहां तक ले गई आपको और जनता ने भरोसा जताया। सर, हमारे एक दर्शक का सवाल है कि जो आज के पहले की राजनीति थी, बड़ी ही संघर्ष थी, क्योंकि पहले आजादी के बाद में उन्हें दबदबा हुआ राजाओं का, पूंजीपतियों का, तो उस टाइम का जो संघर्ष रहा और जो आज की राजनीति, उसमें आपको कितना अंतर दिखता? देखिए, 70 और 80 और 70 के पहले की जो राजनीतिक चेतना थी लोगों में और जो राजनीति के काम करने का जो जज्बा हुआ करता था लोगों का, 70 के पहले का जो राजनीतिक सफर था वो आदेशात्मक था। यहाँ सामंतवाद, राजतंत्र का बोलबाला था। तो 70 के पहले का जो राजनीतिक सफर था लोगों का, वो किसी दूसरे पर आधारित था। जो बड़े साहब का, जो राजा साहब का, गढ़ी का, किला का जो आदेश हो गया, उस आदेश के आधार पर गांव के गांव एक तरफ उन्होंने कहा। देखिए, एक मैं आपको पुरानी जो अपनी यादें बता दूं,
उस समय हम लोग कुछ छोटे थे, कुछ समझते भी थे। तो उस समय पर जनता पार्टी और कांग्रेस हुआ करती थी। तो गाय और बछड़ा जो है तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ करता था, और दीपक जो है दिया जनता पार्टी का चुनाव होकर निशान हुआ करता था। तो उस समय गांव में तमाम नारा लगते थे, गैया मुक्त दिया भूटान, सब जनसंघ ही परे उतान। तो ये जो जनसंघ आज जो जनसंघ है, आज उस समय का जो जनसंघ है उस समय हुआ करता था, जनसंघी उसको बोलते थे। तो उस समय माने कि जो बात हुआ करती थी, तो जैसे हमारे इलाके में गढ़ी नागौद राजपूत का सबसे बड़ा इलाका रहा, और जैसे हमारे यहाँ 84 गांव के राजा राव साहब सुल्तान बोले जाते थे। तो उनका एक बार आदेश हो गया कि जनसंघ को दिया में देना है, तो पूरे लोग दिया में दे दिए। फिर दूसरी बार आदेश हो गया कि गाय बछड़ा में देना है, तो सब लोग गाय बछड़ा में दे दिए। लोगों के जो सोच था, लोगों की जो मानसिकता थी, वो अपने मन से कुछ करने की, या अगला व्यक्ति क्या कह रहा है, ये हमारे साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये उसका सोच समझ या परख नहीं थी। लोग बहन बेटियों के साथ अन्याय करें, अत्याचार करें, लोग माने उसको घूंट जैसा पी जाए, कभी कोई थाना अदालत जाने का प्रयास नहीं करता था। तो उसी राजनीति के चलते उस समय की जो राजनीति थी वो एक आदेशात्मक राजनीति थी, स्वयं के सोच की राजनीति नहीं थी। और आज की जो राजनीति है वर्तमान में 80 के बाद से जो माने बात आई, तो 80 के बाद 80 और 70 से माने 81 और 70 से के बाद माने 70 और 80 के बीच का जो एक बहुत बड़ा माने सामाजिक परिवर्तन का समय हुआ। 70 और 80 के बीच 10 सालों में जो है, तो इधर एक बहुत बड़ा महापुरुषों का आंदोलन चला, मानवतावादी विचारधारा, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को लेकर, और महात्मा ज्योतिबा राव फूले, मां सावित्री फूले, रामास्वामी नायकर के लिए रामास्वामी नायकर, गांधी महाराज, संत रविदास, और फिर इसके बाद आज के जो भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी कुर्मी महाराज, इनकी विचारधारा को लेकर के इस देश में, पूरे देश में एक आंदोलन चला। और उस आंदोलन को चलाने वाले माननीय कांशीराम का यहाँ पदार्पण हुआ, और उन्होंने इस देश में 70 और 80 के बीच में एक बहुत बड़ा राजनीतिक जो माने नींव थी लोगों के सोच की, उस सोच को उन्होंने पैदा किया, और लोगों के दिमाग में सही और गलत निर्णय करने का मौका आया। लोगों ने सही और गलत का निर्णय किया, और उस सही और गलत के निर्णय में के आधार पर ही इस सतना जैसे सामंतवादी व्यवस्था के क्षेत्र में, और एक मध्यमवर्गी किसान के बेटे सुखलाल कुशवाहा ने 1996 में इस मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को उन्होंने हराया। और उस समय जब ये दो मुख्यमंत्री हारे, उस समय ईवीएम का समय नहीं था, बैलेट का जमाना था, और 2 दिन तक लगातार 3 दिन तक गिनती चली। कई बार उलट फेर करके और उस गिनती को पलटा गया, उल्टा गया कि ये सुखलाल कुशवाहा कैसे जीत रहा है। पर चूंकि बैलेट और बुलेट दोनों का में बड़ा अंतर है, तो बैलेट चूंकि एक साक्षात प्रमाण का मामला है, तो उस साक्षात प्रमाण को कोई नकार नहीं पाया, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं नकार पाई, और अंततः उनको 24 घंटे या 40 घंटे के बाद फिर कहीं जा करके और सुखलाल कुशवाहा को सतना जैसे लोकसभा का सांसद बनने का मौका मिला। तो जो ये आज की जो आधुनिक जो राजनीति है, वो सोच और समझ की राजनीति है। सफलता मिलना और न मिलना एक अलग है। जैसे हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा, हम विधानसभा का चुनाव लड़े, 24,000-25,000 हमको वोट पड़ा, तो उस वोट में जिन लोगों ने हमको वोट दिया, उन लोगों को ये जो आज की जो मनवादी विचारधारा है, ये विचारधारा उनको पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमको इतनी सारी वोट दिया। तो आज हर व्यक्ति परिवर्तनशील है, और परिवर्तन की बात हो, मैंने
करना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता, परिवर्तन की बात करना चाहता है, पर एक व्यक्ति के दम पर परिवर्तन कभी किया नहीं जा सकता। परिवर्तन में जब तक समूह और संघ नहीं उठता, लोगों की विचारों का तालमेल, उनकी जो एक बात करने की जो क्षमता है, जो मेल जोल है, मेल मिलाप है, वो जब एक समान नहीं होता, तब तक जो है कभी विचारधारा आगे नहीं बढ़ता। तो ये 70 के पहले का जो राजनीतिक सफर था वो बहुत माने एक तरह से सामंतवादी व्यवस्था का पोषक था, राजतंत्र का पोषक था, प्रजातंत्र नाम की कोई उस समय चीज नहीं थी। पर जब 70 और 80 के बीच में जो ये मानवतावादी विचारधारा जब यहाँ इस देश में आई, और उस विचारधारा के चलते जब कुछ लोगों के मन मस्तिष्क में बात समझ में आई, तो लोगों ने उस बात को स्वीकार किया और उस विचारधारा के पीछे चले। और जब वो विचारधारा चली, जब वो मानवतावादी विचारधारा इस देश में चली, तो यहाँ राजतंत्र और सामंतवादी व्यवस्था को चलाने वाले लोग भी उस विचारधारा को रोकने का हजारों लाखों करोड़ों प्रयास किए, पर उस विचारधारा में चलने वाले लोगों को रोक नहीं पाए। और लोगों ने अपने मन से, अपने मस्तिष्क से और अपने विचार से अपने चहेते व्यक्ति को उन्होंने वोट दिया, मतदान किया। और उसी मतदान का ये परिणाम है कि आज हम आपके इस चैनल में उपस्थित हैं, और आप जो वो विचारधारा है, उसी विचारधारा के चलते आपके मन में ये चैनल चलाने की चेतना जागी, और आप एक मध्यम वर्गीय गरीब मजदूर किसान के बेटे होकर के और आपने इतना राष्ट्रीय स्तर जैसा कार्यक्रम का चैनल संचालित किया। ये उसी विचारधारा की देन है। बिल्कुल सर, आपका जो जवाब रहा पिछली राजनीति के अनुसार जो 80 के दशक की थी और आज का में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। हम आप और हमारे दर्शक भी अनुभव कर रहे होंगे। पर सर एक सवाल यहाँ पे बनता है कि जो हमको प्रजातंत्र लोकतंत्र मिल गया था 1950 में, उसके बाद में भी हमारे देश में कई मतलब लोकतंत्र मिलने के बाद में भी लोग अपने इच्छा से अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे। उसका जो मेन कारण है क्या है सर? मेन मोटिव किस वजह से नहीं पा रहे थे? मुख्य जो लोग अपने वैचारिक जो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, तो सबसे बड़ा कारण है निजी स्वार्थ। उसमें किसी का कोई दोष नहीं, उसमें निजी स्वार्थ है। सर आपके कहने अनुसार कि जब व्यक्ति का स्वयं तक सीमित हो जाता तब वहाँ पे केवल बुराइयां और लड़ाइयां पैदा हो सकती हैं, मानवतावादी विचारधारा का प्रभाव नहीं हो सकता है। उचित सर मार्गदर्शन रहा है आपका हमारे दर्शकों के लिए। सर हमारा नेक्स्ट सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति, एक गांव का आम व्यक्ति जो अपने काम काज में अपनी यहाँ के सूत्र में लगा रहता है, यदि वो किसी पार्टी दल संघ में ना जुड़ा हो, उसके बाद भी देश के लिए कैसे कारगर साबित हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, शिक्षा समाज की वो कुंजी है जिससे विश्व के सभी ताले खुलते हैं। ये मेरा स्लोगन कहो या लोगो कहो, जो भी कहो, इसको आप मेरा मुख्य वो इंटरव्यू का टाइटल भी बना सकते हैं कि शिक्षा देश समाज की वो कुंजी है जिससे इस विश्व के सभी ताले खुल सकते हैं। और उसी शिक्षा के चलते जो आपका प्रश्न है, वो उसी शिक्षा के कारण ही आपके प्रश्न का जवाब है। वही शिक्षा ही आपके प्रश्न का जवाब है। इससे अगर आपके मन में आप शिक्षित होना कोई माने बहुत बड़ी चीज नहीं है और ना मामूली चीज है। आज का अगर यदि आप शिक्षा की बात करें, तो आज जिस परिवार समाज से हम लोग हैं, हम लोगों के समाज परिवार से आज से 70 के पहले, 80 के पहले बड़ा काले ढूंढने पर नहीं। और उस समय की जो एक पुराना जो स्लोगन था कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, अंग्रेजी की एक कहावत है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, माने बिना कॉलेज गए नॉलेज माने दिमाग नहीं होता। पर आज की जो स्थिति है वो ये है कि आज लगभग एक सामान्य की तो बात छोड़ दीजिए, एक आम आदमी जिसका जो सबसे अंतिम छोर का व्यक्ति, जिसको हम कहें बीहड़ जंगल में रहने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चे और बच्ची को पढ़ाने का प्रयास करता है। और
जब वो पढ़ाने का प्रयास करता है और जब उसके पढ़ने के बाद, शिक्षित होने के बाद उसके दिमाग में जो चीजें घर कर जाती है, जो स्थान उसके दिमाग में बन जाता है, वो वही उसका सोच हो जाता है, वो उसी की ओर चल पड़ता है। और जब वो उस सोच की ओर चल पड़ता है तो अगर यदि वो सोच उसका सही रहा तो वो सफलता की ओर जाता है, और किसी का सोच अगर गलत रहा तो दारू, जुआ, सट्टा, गांजा ऐसे तमाम उसमें फंस जाता है। अच्छे अच्छे MA, MSc, IAS, IPS लोग जो है आजकल आप देखेंगे कि तमाम शहरों में और कहीं बाहर जो बड़े बड़े आपके शहरों में जो माने क्या कहते हैं उसको, मैदान जो होते हैं, जैसे अपने यहाँ जो मैदान है, अभी आप चले जाओ तो वहाँ अच्छे पढ़े लिखे अच्छे अच्छे घरों के लड़के आपको वहाँ कोई दारू पीते मिल जाएगा, गांजा पीता हुआ मिल जाएगा, और वो MA, MSc, MCOM तमाम BEd सब है, पर इसके बाद भी उनकी 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 जो विचारधारा, उनका जो मन है उस तरफ गए उधर है। और एक अभी आप किसी गरीब के घर चले जाओ जिसकी सोचे कि मुझे कुछ करना है, तो घर में बैठे जो तो पढ़ाई पढ़वा। तो यही शिक्षित होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर शिक्षा का उपयोग करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, और शिक्षा से जो चीज पाई जा सकती है उसकी ओर चलना ही एक सफल व्यक्ति का काम है, कि जो उस रास्ते पर चला और सफल हुआ वही शिक्षित। बिल्कुल सर, सही जवाब सर आपका कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता को जगा ले और सही गलत का फैसला कर दे तो वो व्यक्ति देश के लिए और देश और समाज के लिए सबके लिए काम कर सकता है। आप ये जो चैनल आपका चल रहा है, ये कोई निजी काम के लिए थोड़ी चल रहा है। ये जो चैनल आप काम शुरू किए कोई निजी काम के लिए नहीं कर रहे हैं। इसमें हजारों लोग आएंगे, हजारों लोग अपनी विचारधारा को आपके सामने व्यक्त करेंगे, और फिर इस विचारधारा, उनकी विचारों को रोज हजारों से बढ़कर के फिर लाखों करोड़ों लोग उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के दिमाग में किसी इंटरव्यू वाले व्यक्ति की बात उसके दिमाग में जम जाए और वो उसका प्रेरणा स्रोत बन के उससे वो शिक्षा लेकर के और वो अपना रास्ता मंजिल तय कर ले। सर बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारे चैनल का उद्देश्य है कि एक ऐसे अपार समुद्र, अपार ज्ञान के भंडार को तैयार करना कि यहाँ पे जो भी किसी फील्ड का व्यक्ति आए और यहाँ से जो भी चीज चाहना हो यहाँ से प्राप्त कर सकता है, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं लगातार। सर हमारा नेक्स्ट सवाल है कि जैसे उदाहरण देते आए कि संघ के विषय में सर हमारा सवाल है कि एक अंगूर का गुच्छा होता है कि उसके कुछ गुच्छे से टूट जाते हैं, उनका कीमत कम हो जाती है, और जो गुच्छे में रहते हैं वो ज्यादा रहती है उनकी कीमत। तो ये केवल लोगों ने इसको उदाहरण तक ही सीमित रखा, उसको कभी अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया। तो सर यदि संघ की एक कम शब्दों में और ऐसी बात बोली जाए जो हमारे दर्शकों को समझने में आसानी हो, तो संघ की क्या विशेषता हो सकती है किसी कार्य का निर्माण करने में? देखिए, बिना संघ के और बिना संघ एक शब्द है, और संघ में आने वाला जो स्थान है वो व्यक्ति का होता है। व्यक्ति के बिना संघ बन नहीं सकता, चाहे वो 4 लोगों का हो, चाहे 4000 लोगों को, चाहे वो जाति का हो, समाज का हो, धर्म का हो या राजनीतिक हो, जो भी हो, जब तक उसमें 10-20 लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक वो कोई भी जो संघ शब्द है उसका संचालन नहीं हो सकता। तो जो संघ को संचालित करना है, तो जब समान विचारों वाले लोग और समान लोगों को या समान लोगों के हित की जब बात करते हैं, तभी जो है संघ वो सफल होता है। जब समान विचारों वाले लोग और आम लोगों के सफल होने की उम्मीद को लेकर उस संघ को चलाते हैं, तभी वो संघ सफल होता है। जैसे एक कहावत है कि एक बोझा अगर यदि कोई लकड़ी लिए है और उस बोझा को अगर यदि आप लेकर के और मैं आप 4 लोग मिलकर के तोड़े तो उस बोझा को नहीं तोड़ सकते। और उस बोझा में जो एक जुम्हा जिसको बोलते हैं, बंधन जिसको बोलते हैं, उस बंधन को तोड़ करके, उस बंधन को हटा करके, और जब उससे एक लकड़ी निकालो तो अकेले उसके
10 टुकड़े कर दो। तो इसी तरह से जब संघ की जो विचारधारा, मूल भावना, धारणा या विचारधारा जो होती है, और उस विचारधारा को जब अपने संघ का ही व्यक्ति जब उससे अलग होकर के और उसका दुरुपयोग करने लगता है, तभी वो संघ जो है कुछ चलने के बाद और वो फिर वही आकर के टूट जाता है। उसको अपन ये कहें कि जैसे एक कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी लोहे की बनती है, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 5 किलो तक की कुल्हाड़ी होती है, और उस कुल्हाड़ी के लोहे को आप हाथ से लेकर के और एक पतली टहनी भी नहीं काट सकते, लकड़ी की एक पतली टहनी भी नहीं काट सकते। पर जब उस लकड़ी का ही बेट उसमें डाल देंगे तो एक बहुत बड़ा दरगछ, जिसको अपन गांव में बोलते हैं, बहुत मोटा दरगछ भी आप घंटे और 2 घंटे में उसी लकड़ी के बेट से आप उसको काट सकते हैं, धराशायी कर सकते हैं। तो लकड़ी का जो बेट है वही हमारे विनाश का कारण है। मतलब हम ही अपने विनाश के कारण हमें संघ में जो लोग हैं, अगर संघ के लोगों की जो एक आम धारणा है, जो एक संघ को चलाने की जो धारणा है, और वहाँ जहाँ स्वार्थ की भावना पैदा हो गई, वही संघ जो है विघटित हो गया, टूट गया। तो इस तरह से जो है, तो अपने ही हाथ से और अपने ही जो संघ का जो मामला, भाई संघ एक शब्द है, और संघ में जब तक अब ये संघ है, इसमें 5 उंगली, ये 5 उंगली बन के संघ हुआ, और 5 उंगली अगर तो ये संघ होगा, अलग अलग कर दिए तो ये 5 हो गई। भाई आपने ऐसे कर दिया तो संघ हो गया, ऐसे कर दिया तो 5 हो गई। तो संघ एक शब्द है, और संघ को चलाने वाले हम हैं, हम और आप हैं। और हम और आप में अगर यदि मानसिक मन द्वेष भावना पैदा हो गई तो वही संघ जो है। बिल्कुल सर, आज के इस इंटरव्यू सेशन से हमारे दर्शकों को जो ज्ञान का भंडार, जो ज्ञान का से हमें आपने दिया है, वो हमारे कई रुपए देकर भी प्राप्त नहीं किए जा सकते थे सर, जो आपने कम समय में हम सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं एक बार पुनः आपको अपने राजिंग संघ परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, और अपने सभी दर्शकों को देख रहे हैं आपके इस इंटरव्यू सेशन से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी इस विचारधारा को सुनने के बाद अपने जीवन में जरूर अप्लाई करें, और अपनी दिशा दशा में बदलाव करें, और अपने जीवन की एक नई उमंग ऊर्जा के साथ में शुरुआत करें। और एक रिक्वेस्ट और है कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर जाकर लिखेंगे हमें किस शख्स से मिलना चाहते हैं, आप जरूर लिखें, और हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे और उनके विचारों से आपको अवगत कराएंगे। सर, हमारा एक चैनल के विषय में है कि हमारे चैनल का उद्देश्य है कि किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी फील्ड से हो, जिन्होंने अपने संघर्ष को शून्य से शिखर में पहुंचे हैं और वो कुछ सोच विचारधारा जो आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, कारण बस उनको समय नहीं मिल पाता कि वो लोगों के पास जाएं और एक लोग उनके पास आए, तो हमारा चैनल उनकी आवाज को बुलंद करता है और कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो यदि चैनल के बारे में, हमारे राइजिंग सन उत्तर सूरज के बारे में यदि 2 शब्द बोलना हो तो सर वो विचार आपके क्या हो सकते हैं? जो ये आपका जो चैनल है, ये चैनल ऐसा सस्ता, सुलभ और सरल स्थान है, और इतना सरल माध्यम है अपनी बात को रखने का, अपनी समस्या रखने का। भाई देखिए, ये कोई सामाजिक राजनीतिक मंच नहीं है, इसमें आम व्यक्ति भी आकर के और अपनी समस्या रख सकता है। वो अपनी प्रताड़ना, दुख, कष्ट, तकलीफ जो भी है वो इस चैनल के माध्यम से वो पेश करेगा, और जब वो पेश करेगा तो जब ये चैनल आपका उसको प्रसारित करेगा तो वो उसकी बात शासन प्रशासन में भी जाएगी, एसपी कलेक्टर को जाएगी। भाई कोई व्यक्ति जो है तो पारिवारिक प्रताड़ित है, कोई व्यक्ति पड़ोसी से प्रताड़ित है, कोई व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, संपत्ति का मामला, प्रॉपर्टी का मामला है, बच्ची का मामला है, बच्चे का मामला है, मारपीट का मामला है, तो वो व्यक्ति भी आकर के और इतने सस्ते और इतने सरल और इतने नजदीक, भाई जैसे अगर आपको कोई पेपर में न्यूज देना, अपनी बात करना, तो आजकल की जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो प्रिंट मीडिया तो आपको आप न्यूज लेकर के जाएंगे तो यहाँ का जो माने संवाददाता है वो लेगा 200 रुपए दो, तब तो आपका न्यूज हम वहाँ एक प्रस्तक भेजेंगे। भाई वो कहता है कि आप हमको इसको टाइप कराएंगे, फिर हम इसको व्हाट्सएप भेजेंगे, तो हमको खर्च करते आप 200-500 रुपए दो, तब हम इसको छपाएंगे।
तब वो एक तो अपने आप वो प्रताड़ित, अपने आप माने अपने दुख से व्यथित, और अब वो 500 रुपए की व्यवस्था करके अपनी न्यूज छपवाए। पर अगर यदि आपके चैनल में फ्री में बैठ करके और वो अपनी समस्या बता देगा, तो जितनी बात एक जैसे सतना जिले का जो पेपर है, तो मानते हैं कि मान लीजिए सतना श्री शहडोल रीवा पन्ना छतरपुर तक जाएगा, इससे ज्यादा सतना का पेपर नहीं जाएगा। पर जो आपका ये चैनल है ये पूरे देश में जाएगा, और देश के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस चैनल का माने जो समाचार है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगा, और निश्चित तौर पर उस आम आदमी की समस्या का भी निराकरण किए जाने का प्रयास प्रशासनिक स्तर पर होगा। इसलिए आपने जो ये चैनल का संचालन किया है, आप और आपका ये चैनल का परिवार बहुत जितनी माने ज्यादा या कम प्रशंसा या माने उसकी सराहना की जाए वो उतनी ही कम है, जितनी ज्यादा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इतने सरल तरीके से, और आप लोगों का जो परिवार है, चैनल का जो परिवार है, वो भी कोई हाई फाई परिवार नहीं है, मध्यम वर्गीय गरीब तबके के सारे लोग इसको चलाने वाले हैं। तो आम आदमी की भावना को भी वो समझेंगे और आम आदमी की बात को भी प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं अपनी ओर से आम आदमी को भी आगाह करता हूँ, उनसे आग्रह और निवेदन करता हूँ कि अगर यदि आप हमारी बात को गौर कर रहे हैं, सुन रहे हो, तो हम आपसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, खासकर एक मजबूर, गरीब, मजदूर, मजलूम और अन्याय, अत्याचार, शोषण से पीड़ित जो भी व्यक्ति है, अगर यदि वो कहीं YouTube के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इस चैनल की उसको जानकारी लगे, तो उसके पास जो भी वास्तविक समस्या है, अन्याय, अत्याचार, शोषण, प्रदूषण, जितनी भी तमाम समस्या है, उन समस्या को भी आकर के वो इस चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचा सकता है। तो मैं हर आम आदमी से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को, अपनी बात को उजागर करने का प्रयास करें और अपने साथ हुए अन्याय अत्याचार से मुक्ति पाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इंटरव्यू सेशन हमारे दर्शकों के लिए वाकई में कारगर है, और हम सुने अपने राइजिंग सन परिवार की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार हमारे चैनल में आपका सहयोग प्यार बना रहे, ताकि पुनः कभी मौका लगे तो आप आएँ और हमारे दर्शकों को अपने ज्ञान के इस भंडार को हमारे लोगों तक बांटें और हमारे लोग इस पे चल के अपने जीवन में बदलाव कर सके। बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके इस पूरे चैनल परिवार को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और तथागत से प्रार्थना कि ये चैनल जो है वो हमारे लोगों के बीच का, आम आदमी के बीच का चैनल है। ये दिन दुना रात चौगुना बढ़े, आप लोगों की ख्याति देश नहीं विदेश में भी हो, यही हमारी आपके इस चैनल के प्रति सच्ची भावना है। और हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल राइजिंग सन उगता सूरज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।